हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हमने पदार्थ का परिचय, पदार्थ का वर्गीकरण और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों का डिफरेंस डिस्कस किया। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पहला हम वो स्टार्ट कर रहे हैं परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं, परमाणु का खोजकर्ता, डिस्कवरर ऑफ एटम, परमाणु का खोजकर्ता, डिस्कवरर ऑफ एन एटम। परमाणु का खोजकर्ता साइंटिस्ट का नाम है भाई जॉन डाल्टन, और ये बात है 1808 की। जॉन डाल्टन 1808 की ये बात है। और जो अपन ने जो अभी पहला पॉइंट लिखा है कि परमाणु को खोजा किसने, साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने परमाणु को खोजा था। परमाणु के लिए बोला जाता है परमाणु, जिसको हम बोलते हैं एटम, ग्रीक शब्द एटमॉस, एटमॉस से लिया गया है, जिसका वर्ड होता है अनक्यूटेबल, और अनक्यूटेबल का मतलब अखंडित। अनक्यूटेबल का मतलब हो गया अखंडित, यानी वह इकाई, वह सबसे छोटी इकाई जिसको आगे खंडित नहीं किया जा सकता या आगे तोड़ा नहीं जा सकता, उसे बोला जाता है परमाणु। तो परमाणु का खोजकर्ता जॉन डाल्टन है। परमाणु की जो डेफिनेशन दी जाती है वो ये दी जाती है कि परमाणु की जो डेफिनेशन देते हैं, पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई, परमाणु की वह सूक्ष्मतम इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो एक आता है परमाणु की वह सूक्ष्मतम इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, तो वह नाम आता है मॉलिक्यूल, अणु का। तो अणु और परमाणु, परमाणु पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। अपवाद है नोबेल गैस परमाणु, नोबेल गैस परमाणु, क्योंकि नोबेल गैस के जो परमाणु हैं, नोबेल गैस बोली जाती है उत्कृष्ट या अक्रिय गैस, हीलियम, नियोन वगैरह, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन, जो उनके जो सेल हैं वो इलेक्ट्रॉन से फुलफिल हैं, इस वजह से वो किसी से रिएक्शन नहीं करते, तो उनके परमाणु स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। अदरवाइज परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता, पदार्थ पाया जाता है अणु के रूप में। तो अणु पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, परमाणु पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। तो जो परमाणु हो गया पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। तो एटम हो गया फंडामेंटल यूनिट ऑफ सब्सटेंस विच not find in a free state, which not find in free state।
वो बोला जाता है परमाणु, वो है परमाणु। और मॉलिक्यूल, अभी जो मैंने बोला अणु, अणु पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, वो बोले जाते हैं अणु। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब डाल्टन ने परमाणु को खोजा था, ध्यान दो, डाल्टन ने परमाणु को खोजा था, लेकिन डाल्टन ने परमाणु का कोई मॉडल नहीं दिया था कि परमाणु कैसा होता है या परमाणु में क्या क्या मौजूद है। डाल्टन ने परमाणु की जो विशेषताएं बताई थी उनको बोला जाता है डाल्टन की अवधारणाएं, डाल्टन की परमाणुीय अवधारणाएं, डाल्टन हाइपोथेसिस ऑफ एटम। तो डाल्टन ने परमाणु की जो अवधारणा दी थी वो क्या थे, जिनको बोला जाता है डाल्टन अवधारणाएं। डाल्टन हाइपोथेसिस, डाल्टन अवधारणाएं। सबसे पहली चीज इन्होंने जो बताई थी परमाणु के बारे में, जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में जो बताया था वो ये इन्होंने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है, अर्थात इसके द्रव्यमान में कमी नहीं आती, इसके द्रव्यमान में कमी नहीं आती है। यानी परमाणु को हम तोड़ते जाएं, किसी पदार्थ को हम जब तोड़ते जाएंगे, सॉरी परमाणु को नहीं, पदार्थ को, जब पदार्थ को अपन तोड़ते जाएंगे सबसे लास्ट सूक्ष्मतम इकाई बनेगी परमाणु। यानी लास्ट अपन उसको कहां तक तोड़ सकते हैं, परमाणु तक। परमाणु को और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी इसके द्रव्यमान में और कमी नहीं आती। ये बात कही किसने, डाल्टन ने। एटम इज अनक्यूटेबल, इट्स मास नॉट डिक्रीज, इट्स मास नॉट डिक्रीज। सेकेंड जो चीज इन्होंने बोली वो ये बोला कि एक तत्व के सभी परमाणु, एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं, एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, atoms of an element has equal properties, equal properties या equal chemical properties। एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में कैसे होते हैं, समान होते हैं। ये बात भी किसने कही, जॉन डाल्टन ने। यानी अपन जैसे हाइड्रोजन तत्व ले लें, अब इसके कितने भी परमाणु लें, इन सबके गुण आपस में कैसे होते हैं, समान होते हैं। ये बात किसने कही, डाल्टन ने, परमाणु के लिए। नेक्स्ट जो चीज है नंबर थर्ड, इन्होंने बोला डाल्टन ने कि भिन्न तत्व के परमाणु, भिन्न तत्व के परमाणु गुणों में असमान होते हैं, भिन्न तत्व के परमाणु गुणों में असमान होते हैं। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो भिन्न तत्व के परमाणु हैं तो गुणों में कैसे हैं, असमान है। अब बताओ डाल्टन ने पहली बात क्या बोली कि परमाणु अविभाज्य है, उसके द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आती, एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं, भिन्न तत्व के परमाणु गुणों में कैसे होते हैं, असमान होते हैं। अब ये बातें जो बोली गई, देखो डाल्टन ने जो रिसर्च किया था बहुत बड़ा रिसर्च था, क्योंकि परमाणु की खोज होने के बाद में पदार्थ की संरचना या पदार्थ के निर्माण के बारे में पता चल पाया कि पदार्थ कहाँ से बनना शुरू होता है। लेकिन संयोग से डाल्टन की बातें गलत साबित हुई। डाल्टन ने जो अवधारणा दी थी परमाणु की, वो ध्यान दो इधर,
उनको बता रहा हूं मैं डाल्टन की कमी, लिमिट्स ऑफ डाल्टन, लिमिट्स ऑफ डाल्टन, डाल्टन की कमी। सबसे पहले मैं एक शब्द लिख रहा हूं रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। सुना क्या शब्द, सुना ही होगा क्या अगर पढ़ा है तो। रेडियो सक्रियता का खोज करता है हेनरी बैकुरल। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी भाई? हेनरी बैकुरल ने। और ये बात है 1896 में रेडियो सक्रियता की खोज। देखो हेनरी बैकुरल अपनी लैब में रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे, आपने एक शब्द सुना होगा स्फुरदीप्त पदार्थ, स्फुरदीप्त पदार्थ। स्फुरदीप्त पदार्थ किनको बोलते हैं? फॉस्फोरेजेनिस पदार्थ जो बोले जाते हैं, ऐसे पदार्थ जो अंधेरे में चमकते हैं, रेडिएशन की वजह से अंधेरे में चमकते हैं, वो स्फुरदीप्त बोले जाते हैं। तो बहुत सारे स्फुरदीप्त पदार्थ के जो लवण हैं, उन्होंने क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कलर से आवृत किया, कवर किया, और बहुत सारे स्फुरदीप्त लवण इनके ऊपर रखे। तो उन्होंने देखा फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई भी स्केच नहीं आए या कोई भी रेडिएशन नहीं हुआ। लेकिन जब यूरेनियम साल्ट को रखा गया, जैसे कि यूरेनियम का एस्क होता है पिच ब्लेंड, यूरेनियम का जो साल्ट है, यूरेनियम का एस्क है, खनिज है पिच ब्लेंड, इसको रखा गया तो क्या देखा गया कि इस फोटोग्राफिक प्लेट पे स्केच बन गए, ब्लैक लाइनिंग हुई। इसका मतलब इससे रेडिएशन हो रहा है, वो रेडिएशन ब्लैक कवरिंग से गुजरकर फोटोग्राफिक प्लेट पे जा रहे हैं और उस पर वो स्केच बना रहे हैं। जब ये, और बाद में इसमें और रिसर्च किया गया तो देखा गया कि यूरेनियम के साल्ट से नहीं, पर्टिकुलर यूरेनियम मेटल से भी ये प्रोसेस हो रहा है। यूरेनियम धातु को भी अगर इस तरह से रखा जा रहा है ना फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो उस पर स्केच बन रहे हैं, इसका मतलब इससे रेडिएशन हो रहा है। और नोटिस क्या किया गया कि यूरेनियम से रेडिएशन हुआ, देखो किसी भी पदार्थ से अगर रेडिएशन हो रहा है, डेफिनेटली उसके किस में कमी आ रही है? मास में कमी आ रही है, मास डिक्रीज हो रहा है। अपन ऊर्जा द्रव्यमान संबंध पढ़ते हैं, E बराबर mc²। द्रव्यमान में कमी किस में रूपांतरित होती है? ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इसका मतलब मास में जो कमी हुई वो ऊर्जा में रूपांतरित हुई, जिसको अपन रेडिएशन बोल रहे हैं, विकिरण बोल रहे हैं। इसका मतलब यूरेनियम के द्रव्यमान में कमी आ रही है। अब यूरेनियम मेटल तो यूरेनियम परमाणु तो है उसमें लास्ट में, तो ये जो द्रव्यमान में कमी आई और इससे जो विकिरण निकले, इन पर जब पूरा रिसर्च किया गया तो बाद में बोला गया कि किसी भी पदार्थ से विकिरणों का स्वतः उत्सर्जन, किसी भी पदार्थ के परमाणुओं से विकिरणों का स्वतः उत्सर्जन, ऑटो रेडिएशन, उसको बोला जाता है रेडियो सक्रियता। किसी पदार्थ के परमाणुओं से विकिरणों का स्वतः उत्सर्जन, ऑटो रेडिएशन, यानी किसी पदार्थ के परमाणु से विकिरण अपने आप निकल रहे हैं, उसको नाम दिया जाता है ऑटो रेडिएशन फ्रॉम एटम्स ऑफ एनी सब्सटेंस। विकिरणों का स्वतः उत्सर्जन, उसको नाम दिया जाता है रेडियो सक्रियता। और ये रेडियोएक्टिव विकिरण बाद में जब इनको और ज़्यादा रिसर्च हुआ, 3 तरह से नाम दिया गया, अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, ये बताया जाता है। तो कुल मिला के बात यह आई कि विकिरण निकल रहे हैं तो द्रव्यमान में कमी आ रही है। अगर परमाणु से विकिरणों का उत्सर्जन हो रहा है तो इसका मतलब उसके द्रव्यमान में कमी आ रही है। जबकि डाल्टन ने क्या कहा कि परमाणु अविभाज्य है, उसके द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आती। तो डाल्टन ने जो पहली अवधारणा दी थी
कि परमाणु अविभाज्य के द्रव्यमान में कमी नहीं आती, रेडियो सक्रियता से ये साबित हो गया कि परमाणु के द्रव्यमान में भी कमी आती है। क्लियर हुआ पहला पॉइंट, पहली जो कमी निकली। नंबर 2, दूसरा मैं शब्द लिख रहा हूं समस्थानिक। समस्थानिक सुना है सब भाई, आइसोटॉप जो बोलते हैं अपन। समस्थानिक जिसका खोजकर्ता बोला जाता है सोडी, रंजन सोडी। सोडी ने समस्थानिक के बारे में बताया था। आप समस्थानिक का सुनो। समस्थानिक जो बताए जाते हैं वो बोले जाते हैं एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु जिनके गुणों में भिन्नता होती है, विच हैज डिफरेंट कैरेक्टर। जिनके गुणों में भिन्नता होती है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैज डिफरेंट कैरेक्टर, जिनके गुणों में भिन्नता होती है। एक ही तत्व के परमाणु, अभी डाल्टन ने बोला था, डाल्टन की दूसरा अवधारणा में अपन ने लिखा था कि एक तत्व के सारे परमाणु गुणों में कैसे होते हैं, एक समान। लेकिन बाद में समस्थानिक के बताए गए एक ही तत्व के परमाणु लेकिन गुणों में अलग अलग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, हाइड्रोजन के समस्थानिक, क्या शब्द लिखा है मैंने, हाइड्रोजन के समस्थानिक, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 3। पहला नाम बोला जाता है प्रोटियम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 1H1। दूसरा बोला जाता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम जिसको बोला जाता है 1H2, जिसका सिंबल ये है। और तीसरा परमाणु ट्राइटियम, ट्राइटियम जिसका सिंबल होता है 1H3, शॉर्ट में बोलते हैं PDT। तो हाइड्रोजन के 3 परमाणु हो गए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, PDT, 1H1, 1H2 और 1H3। अब अगर इन तीनों पे ध्यान दें, देखो यहाँ शब्द जो लिखा हुआ है समस्थानिक का, इसका सीधा अर्थ क्या होता है, समान स्थान। हम सारे तत्वों को स्थान किस में देते हैं, आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में। आवर्त सारणी में जो स्थान दिया जाता है वो दिया जाता है परमाणु क्रमांक के आधार पर, एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक होता है किसी भी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, वो परमाणु क्रमांक को डिसाइड करती है। जब भी तत्व का सिंबल दिया जाता है, नीचे परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर द्रव्यमान संख्या होती है। अब इन तीनों में गौर करो, तीनों में परमाणु क्रमांक समान है, 1, 1 और 1। इसका मतलब तीनों का आवर्त सारणी में स्थान कैसा है, समान है। तो बताओ समस्थानिक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। लेकिन तीनों की द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इसकी द्रव्यमान संख्या 1, इसकी 2 और इसकी 3। इसका मतलब न्यूट्रॉन का डिफरेंस है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या हम बोलते हैं परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। मास नंबर जो बोला जाता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब प्रोटॉन तो इक्वल है, तो डिफरेंस किसका आ रहा है, न्यूट्रॉन का आ रहा है। तो समस्थानिक वो हैं जो आवर्त सारणी में जिनका स्थान समान होता है, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, लेकिन गुणों में इनके कैसे होता है, डिफरेंस होता है, इनके गुणों में अंतर है। जबकि डाल्टन ने कहा एक तत्व के सारे परमाणु गुणों में कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो बताओ रेडियो सक्रियता से साबित हुआ कि परमाणु के द्रव्यमान में कमी आती है, ठीक है। समस्थानिक से साबित हुआ कि एक तत्व के परमाणु के गुण भी अलग अलग होते हैं। तीसरी बात जो डाल्टन ने बताई थी कि भिन्न तत्व के परमाणु गुणों में असमान होते हैं, तो ये तो होना ही है। अगर अलग अलग तत्व के परमाणु होंगे तो डेफिनेटली उनके कैरेक्टर अलग अलग होंगे, तो ये तो कोई बड़ा रिसर्च वाली बात ही नहीं है। तो डाल्टन ने परमाणु का कोई मॉडल नहीं दिया, परमाणु की जो विशेषता बताई उससे बहुत बड़ी सारी चीज़ें सामने आई, बहुत सारा रिसर्च सामने हुआ। अब जब ये पता चला कि परमाणु का भी आगे विभाजन होता है, उससे भी विकिरण निकल रहे हैं, तो परमाणु में और रिसर्च हुआ और परमाणुीय कणों की खोज हुई। परमाणुीय कणों में पहले इलेक्ट्रॉन खोजा गया, फिर प्रोटॉन खोजा गया, फिर न्यूट्रॉन खोजा गया, जो अपन अलग से डिस्कस करेंगे। परमाणुीय कणों की खोज के बाद में परमाणु संरचना के मॉडल दिए गए। तो मैंने अभी बोला था डाल्टन ने परमाणु को खोजा था लेकिन मॉडल नहीं दिया था। तो परमाणु का जो पहला मॉडल दिया था
तो परमाणु के जो मॉडल हैं वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। परमाणु संरचना के मॉडल, और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर जा रहे हैं परमाणु संरचना का जो पहला मॉडल दिया गया था उसको नाम दिया गया था थॉमसन मॉडल। बताओ कौन सा मॉडल लिखा है मैंने? थॉमसन मॉडल। परमाणु संरचना का सबसे पहला मॉडल दिया गया था थॉमसन मॉडल। देखो थॉमसन ने क्या कहा, परमाणु में इन्होंने जे थॉमसन ने परमाणु में ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन को खोजा था और उन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु में कंप्लीट परमाणु भरा होता है धनावेश से। कंप्लीट परमाणु किससे भरा होता है? धनावेश से भरा होता है। यानी एक परमाणु धनावेशित बादल की तरह है, कैटायनिक क्लाउड। एटम इज जस्ट लाइक कैटायनिक क्लाउड। परमाणु धनावेशित बादल की तरह है जिसमें ऋणावेशित कण नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए पाए जाते हैं, जैसे तरबूज में बीज पाए जाते हैं। जैसे तरबूज में क्या पाए जाते हैं? भी बीज पाए जाते हैं, वो स्थिति है। तो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में बिखरे हुए पाए जाते हैं परमाणु में। पूरा परमाणु धनावेश से भरा माना जाता है। जैसे अपन बोले कि सीड्स लाइक सीड्स इन वाटरमेलन, तरबूज में बीज, उस तरह से। तो पूरा परमाणु धनावेश से बराबर, इलेक्ट्रॉन उसके बीच बीच में बिखरे हुए पाए जाते हैं। ये किसने बताया था? थॉमसन ने कहा था। इसको थॉमसन ने नाम दिया था परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल। कौन सा मॉडल नाम दिया था बताओ? परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल। और इसी को बोला जाता है तरबूज मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। पुडिंग मिठाई होती है, पुडिंग मिठाई में पल्म फल के टुकड़े काटकर डाले जाते हैं। तो जो पुडिंग मिठाई तो धनावेश हो गया और पल्म फल के टुकड़े हो गए इलेक्ट्रॉन, जो उसमें बिखरे हुए पाए जाते हैं। जैसे तरबूज को अपन काटते हैं, तरबूज में भरा हुआ लाल पदार्थ हो गया पूरा धनावेश, और उसमें जो बीज पाए जा रहे हैं वो हो गए इलेक्ट्रॉन की तरह। ये परमाणु संरचना का पहला मॉडल दिया था थॉमसन ने। अब वैज्ञानिकों की आदतें होती हैं एक दूसरे की टांग खींचना, कि भाई इसने एक नई चीज़ खोजी है तो इसमें क्या कमी निकाली जाए, और इसी दौरान कोई ना कोई नई चीज़ सामने आ जाती है, नया रिसर्च बनता है। वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया? ये जांचने के लिए कि थॉमसन ने जो बात कही है कि पूरा परमाणु धनावेश से भरा होता है, ये बात सही है या गलत है। उन्होंने सोने की पतली झिल्ली लेकर, सोने की पतली झिल्ली ली। अब सोना धातु है, धातु में सोने में सोने की धातु में तो सारे परमाणु उसी के हैं, और थॉमसन ने कहा परमाणु भरा होता है धनावेश से। इसका मतलब ये बिल्कुल लाइट जो शील्ड ली गई है, तो इसमें पूरे के, इसका मतलब इसमें पूरा क्या भरा हुआ है? धनावेश भरा हुआ है। सोने की पतली झिल्ली किससे भरी हुई है? धनावेश से। ये सोने की पतली झिल्ली धनावेश से भरी हुई है, और इस पर बौछार की गई अल्फा पार्टिकल्स की। किसकी बौछार की गई बताओ? अल्फा पार्टिकल्स। और अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं भाई? धनावेशित होते हैं। अभी अपन ने बताया था रेडियो सक्रियता। रेडियोएक्टिव विकिरण 3 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव होता है अल्फा, नेगेटिव होता है बीटा, और उदासीन होता है गामा। अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की गई। अब अल्फा पार्टिकल्स जो कि धनावेशित थे, अब देखो जैसा अपन पढ़ते हैं, समान आवेश में होता है रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश में होता है आकर्षण। सोने की पतली झिल्ली ली गई, उसमें सोने के परमाणु में पूरा धनावेश भरा हुआ है, और उस पर अल्फा कण की पार्टिकल्स की बौछार की गई। अल्फा भी कैसा है भाई? धनावेशित कण है। बताओ धनावेश के पास धनावेश जाएगा तो क्या होगा? रिपल्सन, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन हुआ क्या? अगर ये बात थॉमसन की सही है तो, लेकिन हुआ क्या? ज्यादातर अल्फा कण इसको पार कर गए। ज्यादातर अल्फा कण इसको पार कर गए। कोई 20,000 में से एक अल्फा कण वापस लौटा।
ज्यादातर अल्फा कण सोने की पतली झिल्ली को पार कर गए, कोई 20,000 में से एक अल्फा कण वापस लौटा। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद में रदरफोर्ड ने बोला था कि ये इस तरह का अचंभा हुआ कि एक कोई भी बड़ा लोहे का गोला कागज की पन्नी से टकरा कर लौट जाए, यानी इतना धनावेश कागज की झिल्ली में से आसानी से लौट गया, निकल गया, जो इसको अपन धनावेश मान रहे हैं पूरा। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद में ये साबित हो गया कि परमाणु में पूरे में धनावेश नहीं है। पूरे में धनावेश होता तो बताओ सारे अल्फा कण वापस लौटते, लेकिन प्रायिकता क्या रही, 20,000 में से कोई एक अल्फा कण वापस लौटा। इसका मतलब परमाणु में धनावेश तो है, लेकिन पूरे परमाणु में धनावेश फिल नहीं है। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद में थॉमसन की बात ये गलत साबित हो गई कि पूरे परमाणु में धनावेश होता है। और इसके बाद में थॉमसन ने अपना खुद का मॉडल दिया, जिसे बोला जाता है, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, जिसे रदरफोर्ड मॉडल बोला जाता है। थॉमसन मॉडल बाद में दूसरा आया, रदरफोर्ड मॉडल। और ये मॉडल यानी थॉमसन मॉडल को रदरफोर्ड ने किस प्रकार से चेंज किया, उन्होंने कहा कि एक परमाणु में धनावेश केवल सूक्ष्म भाग में पाया जाता है, और इस सूक्ष्म भाग को उन्होंने नाम दिया नाभिक। तो अगर क्वेश्चन आता है परमाणु में नाभिक का खोजकर्ता कौन है, भाई रदरफोर्ड है। परमाणु में नाभिक को किसने खोजा, रदरफोर्ड ने खोजा, जिसमें पूरा धनावेश केंद्रित है। और अब थॉमसन ने कहा कि अगर परमाणु का धनावेश नाभिक में केंद्रित है तो जो ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पाए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन है ना, वो नाभिक के चारों ओर, इस रिक्त भाग में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर रिक्त भाग में चक्कर लगाते हुए पाए जाते हैं। और ये बात बोलकर रदरफोर्ड भी फंस गया। रदरफोर्ड से पूछा गया, भाई साहब एक ऋणावेशित कण अगर लगातार नाभिक के चक्कर लगा रहा है तो उसको चक्कर क्यों नहीं आ रहे। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको खूंटे से बांध दिया जाए और आपको बोले इस खूंटे के लगातार चक्कर लगाए जाओ, लास्ट में क्या होगा, हम खूंटा पकड़ के बैठ जाएंगे। तो अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल लगातार चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में कमी क्यों नहीं आ रही, और वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पूरा धनावेश नाभिक में केंद्रित है, तो विपरीत आवेश से आकर्षित होकर वो नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन वो नाभिक में गिर क्यों नहीं रहा। ये एक्सप्लेनेशन कौन नहीं कर सका, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर सका कि ऋणावेशित कण लगातार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चक्कर लगा रहा है तो नाभिक में गिर क्यों नहीं रहा और उसकी ऊर्जा में कमी क्यों नहीं आ रही। उसने बोला भाई मैं तो इतना जानता हूं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बोला गया था परमाणु का नाभिकीय मॉडल। जो सेकंड मॉडल था इसे बोला गया परमाणु का नाभिकीय मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, परमाणु का नाभिकीय मॉडल। अब रदरफोर्ड की जो कमी थी उनमें सुधार किया गया नील्स बोर के द्वारा। यानी अगला जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था भाई, नील्स बोर ने दिया था, जिसे बोला जाता है नील्स बोर मॉडल। ये परमाणु का आधुनिक मान्य मॉडल भी है। परमाणु का आधुनिक मान्य मॉडल अगर पूछेगा किसने दिया तो बोलोगे नील्स बोर। उसके बाद में उसमें और कुछ सुधार हुए। पहले नील्स बोर ने क्या क्या चीज बताई अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। नील्स बोर ने रदरफोर्ड मॉडल को कैसे कन्वर्ट किया, ध्यान दो। उन्होंने कहा कि परमाणु में धनावेश छोटे से भाग में केंद्रित रहता है जिसको नाभिक कहा गया रदरफोर्ड के द्वारा। तो परमाणु में नाभिक का खोजकर्ता कौन माना गया, रदरफोर्ड। लेकिन उन्होंने कहा कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर अलग अलग ऊर्जा स्तर में पाए जाते हैं और इन ऊर्जा स्तर को नाम दिया गया कोश। इनको क्या नाम दिया गया भी, कोश नाम दिया गया। तो ये जो अलग अलग ऊर्जा स्तर हैं जो अपन दिखा रहे हैं, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, इनको बोला जाता है कोश, सेल। ये इनको बोला जाता है, सेल बोला जाता है, कोश बोला जाता है। तो ये जो अलग अलग ऊर्जा स्तर हैं इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1, परमाणु में कोश की संख्या या ऊर्जा स्तर
की संख्या या ऊर्जा स्तर कितने होते हैं? एक परमाणु में कोष की संख्या होती है अनंत, इन्फिनिट। पहला कोष माना जाता है जो नाभिक के निकटतम होता है, नाभिक के निकटतम होता है पहला कोष, वो माना जाएगा। जैसे जैसे अपन बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब कोष की संख्या बढ़ रही है, और कोष की संख्या बढ़ने का मतलब है एनर्जी लेवल बढ़ना, परमाणु की साइज बढ़ना, परमाणु का आकार बढ़ना, परमाणु का एनर्जी लेवल बढ़ना। इसका मतलब प्रथम कोष की ऊर्जा जो नाभिक, प्रथम कोष की इलेक्ट्रॉन नाभिक से प्रबल रूप से आकर्षित रहते हैं, वहां पर ऊर्जा का मान होता है सबसे कम और स्टेबिलिटी हो गई सबसे ज्यादा। जैसे जैसे अपन बाहर की तरफ जा रहे हैं एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, यानी जैसे जैसे अपन बाहर की तरफ चल रहे हैं ना, ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। ऊर्जा का बढ़ता क्रम और स्थायित्व का घटता क्रम। ऊर्जा का बढ़ता क्रम, स्थायित्व का घटता क्रम। यानी जैसे जैसे बाहर की तरफ जा रहे हैं एनर्जी लेवल बढ़ रहा है और स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो अगर क्वेश्चन ये आएगा, वापस से सुन लो, पहला क्वेश्चन, एक परमाणु में कोष की संख्या कितनी होती है? आंसर क्या दोगे? अनंत। प्रथम कोष नाभिक के निकटतम, जिसकी ऊर्जा होती है सबसे कम, स्थायित्व होता है सबसे ज्यादा। और बाह्यतम कोष बोला जाता है अनंत, वहां पर ऊर्जा बोली जाती है सबसे ज्यादा और स्टेबिलिटी सबसे कम। क्योंकि जैसे जैसे अपन बाहर की तरफ चलेंगे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा, वो अस्थायी होगा। इसलिए अभिक्रिया में परमाणु के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। अगर क्वेश्चन आता है रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के कौन से कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अब परमाणु में बाह्यतम कोष हर परमाणु की स्थिति के अनुसार अलग अलग है। वैसे ही सीधापा ने बताया परमाणु में कोष की संख्या क्या होती है? अनंत। इसका मतलब अनंत पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक है अधिकतम बाह्यतम कोष में, अनंत पर जो बोली जाती है। अब जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में चक्कर लगाता है, जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में चक्कर लगा रहा है, उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो समान ऊर्जा स्तर में बना हुआ है, वही तो ऊर्जा है उसकी, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है ऊर्जा में। एक कोष में इलेक्ट्रॉन उसका समान ऊर्जा स्तर है, वहां पर उसकी ऊर्जा में कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में जाता है, अब एक कोष से दूसरे कोष में जाएगा तो दो स्थिति हो गई, या तो जा रहा है इधर, या तो जा रहा है बाहर की तरफ, ये जा रहा है अंदर की तरफ। यानी अगर इलेक्ट्रॉन देखो इस कोष में, जैसे मैंने बताया, ये अपन ने पहला कोष माना, ये अपन ने दूसरा मान लिया, KLM, तीसरा N हो गया, चार कोष अपन दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया दूसरे कोष में, अगर ये दूसरे से तीसरे में जा रहा है तो इसका मतलब लो से हाई में जा रहा है। मैंने अभी बोला था इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो हाई एनर्जी लेवल, और अगर दूसरे से पहले में आ रहा है तो हाई से लो में आ रहा है, क्योंकि अंदर की तरफ एनर्जी लेवल कम है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन एक कोष में रहेगा उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन एक कोष से दूसरे में जाता है तो दो स्थिति हो गई, लो से हाई और हाई से लो। अब बताओ जब लो से हाई में जाएगा, लो से हाई में जाएगा तो क्या परिवर्तन होगा? वो तभी तो जाएगा जब ऊर्जा का क्या करेगा, वो अवशोषण, तभी तो अगले कोष में पहुंचेगा ना, ऊर्जा का अवशोषण। और अगर बाहर से अंदर जा रहा है, इसका मतलब जा रहा है हाई से लो में, तब ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन। तो जब इलेक्ट्रॉन एक कोष में चक्कर लगा रहा है ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं है, एक कोष से दूसरे कोष में जाता है तो दो स्थिति बन गई, लो से हाई और हाई से लो। लो से हाई में जा रहा है तो ऊर्जा का अवशोषण, और हाई से लो में जा रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन, ये चीज। अब एक चीज और जो नील्स बोर ने बताई कि जो दूसरी चीज उन्होंने एक्सप्लेन की कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरता क्यों नहीं है। एक तो बताया एनर्जी में लेवल में किस परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरता क्यों नहीं है, वो चीज। तो यहां पर मैं उसको एक बार बता रहा हूं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन
नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो कर रहा है कौन सी गति बताओ? वो कर रहा है घूर्णन गति। उसकी गति कौन सी चल रही है? घूर्णन गति चल रही है। इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उस पे दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं। कितने प्रकार के फोर्स काम करते हैं? दो प्रकार के। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो एक फोर्स तो काम करता है इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये बल इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन को किधर खींच रहा है? नाभिक की ओर। तो नाभिक में जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके स्थिर वैद्युत आकर्षण बल रहा है। ये क्योंकि इसकी दिशा परिधि से केंद्र की ओर है, इसलिए बल कौन सा कहलाएगा? अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल होगा। ये नाम दिया जाता है कि दिशा के आधार पर, परिधि से केंद्र की ओर तो अभिकेंद्रीय बल, कारण है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। दूसरा, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर स्पिन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर स्पिन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर स्पिन कर रहा है, उसकी वजह से उत्पन्न होता है कोणीय संवेग। इलेक्ट्रॉन चक्रण से उत्पन्न कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। और ये कोणीय संवेग, ये जो कोणीय संवेग बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को केंद्र से परिधि की ओर खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन चक्रण से ये उत्पन्न हो रहा है कोणीय संवेग, और इसकी दिशा क्योंकि केंद्र से परिधि की ओर है, इसलिए इसको बोला जाता है कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल का कारण, अपकेंद्रीय बल किस वजह से बना? इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर चक्रण से उत्पन्न कोणीय संवेग। तो ये बल इसको बाहर की तरफ खींच रहा है। अब ये बताओ, अगर कोई भी पदार्थ वर्ताकार, कोई भी वस्तु वर्ताकार पथ पे गति कर रही है और अगर उस पे अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल दोनों बराबर हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में वो पदार्थ एक निश्चित पथ पे चक्कर लगाएगा, न तो बाहर की तरफ न अंदर की तरफ, दोनों तरफ से बराबर अट्रैक्शन रहेगा। तो यहाँ जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो बना अभिकेंद्रीय बल, कोणीय संवेग बना अपकेंद्रीय बल, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। फिलहाल मैं केवल जनरल परिचय के रूप में बता रहा हूँ। ये दोनों जो बल हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं और दोनों बराबर मात्रा में लग रहे हैं। इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, परिमाण बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाता रहता है और नाभिक में गिरता नहीं है। अब इसको जनरल एग्जाम्पल से समझो। एक बार मैं जो तीनों मॉडल मैंने एक बार बोले आपको, आपके सामने बता रहा हूं। पहला बताया अपन ने थॉमसन मॉडल, दूसरा बताया रदरफोर्ड मॉडल, तीसरा नील्स बोर मॉडल, जिसकी दो स्थिति अपन ने बताई है। थॉमसन मॉडल क्या कह रहा है? थॉमसन मॉडल कह रहा है कि परमाणु धनावेशित बादल की तरह होता है, यानी पूरे परमाणु में धनावेश भरा होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें बिखरे हुए पाए जाते हैं, जैसे तरबूज में बीज पाए जाते हैं। रदरफोर्ड ने जब सोने की पतली झिल्ली पर अल्फा कण का बौछार की, तो उससे साबित हुआ कि पूरे परमाणु में धनावेश नहीं है, परमाणु में धनावेश छोटे से भाग में केंद्रित रहता है, जिसको उन्होंने नाम क्या दिया? नाभिक। ये मॉडल दिया गया परमाणु का नाभिकीय मॉडल। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए पाए जाते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहे हैं तो उनकी ऊर्जा में कमी क्यों नहीं आ रही, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के विपरीत आवेश से, धनावेश से आकर्षित होकर उसमें गिर क्यों नहीं रहे। इसका एक्सप्लेनेशन किसने किया? नील्स बोर ने। नील्स बोर ने कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अलग अलग एनर्जी लेवल में पाए जाते हैं, इनको नाम दिया गया कोष। तो परमाणु में कोष के बारे में किसने बताया? नील्स बोर ने बताया। प्रथम कोष नाभिक के निकटतम, जिसकी ऊर्जा सबसे कम, स्थायित्व सबसे ज्यादा। बाह्यतम कोष माना जाता है अनंत पर, जिसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा और स्थायित्व सबसे कम। जैसे जैसे अपन बाहर की तरफ जाते हैं, ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, स्टेबिलिटी का घटता क्रम है। इलेक्ट्रॉन जब तक एक कोष में चक्कर लगा रहा है, उसका एनर्जी लेवल वही है, इस वजह से वो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन एक कोष से दूसरे कोष में दो स्थिति बन गई, लो से हाई और हाई से लो। लो से हाई तो ऊर्जा का अवशोषण और हाई से लो तो ऊर्जा का उत्सर्जन।
अगली चीज नील्स बोर ने जो कही कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, घूर्णन गति होती है, उसमें दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो बना अभिकेंद्रीय बल, और एक इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर चक्रण से उत्पन्न कोणीय संवेग जो बना अपकेंद्रीय बल। दोनों बल का परिमाण, मैग्नीट्यूड, मान समान है और डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ पर चक्कर लगा रहा है। इसको एक जनरल एग्जांपल से समझ सकते हैं। अपन ज्योग्राफी में या सौर मंडल में पढ़ते हैं कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अच्छा बताओ, ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है? तो बताओ, जैसे बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र सारे हो गए, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये अपने निश्चित पथ पे चक्कर लगा रहे हैं, या ऐसा तो नहीं हो रहा कि पृथ्वी दे मंगल को टक्कर, मंगल दे बुध को टक्कर, ऐसा तो नहीं हो रहा ना? बताओ ये अपने निश्चित पथ पे चक्कर क्यों लगा रहे हैं? समझो यहां पर वही बात हो गई। केंद्र में कौन हो गया? सूर्य। जैसे अपन ये मान ले पृथ्वी, हमने ये मान लिया पृथ्वी ग्रह। अब ये पृथ्वी ग्रह जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इस पर भी सेम वही दो स्थिति बन रही है। पृथ्वी पर सूर्य का आकर्षण है, जिसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण है। कौन सा बल बना? अभिकेंद्रीय, क्योंकि दिशा किधर हो गई? परिधि से केंद्र की ओर, अभिकेंद्रीय बल। लेकिन यहां अभिकेंद्रीय बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है। वहां पर अभिकेंद्रीय बल क्या बताया अपन ने? इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का स्थिर वैद्युत आकर्षण, अपोजिट चार्ज होने की वजह से। यहां सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सभी ग्रहों को अपनी ओर खींच रहा है, यह अभिकेंद्रीय बल बना। और दूसरी चीज, पृथ्वी वही अपने अक्ष पर स्पिन कर रही है, चक्रण कर रही है, उसकी वजह से उत्पन्न हुआ कोणीय संवेग, और ये पृथ्वी को किधर खींच रहा है? बाहर की ओर खींच रहा है। अब दोनों बल फोर्स समान है, तो हर ग्रह एक निश्चित पथ पे चक्कर लगा रहा है। यही स्थिति अपन ने बताई इलेक्ट्रॉन के लिए जब वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो आज मैंने आपको परमाणु के खोजकर्ता डाल्टन, उसकी अवधारणाएं और परमाणु के जो मॉडल शुरू में दिए गए, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और फिर नील्स बोर मॉडल के बारे में अपन ने प्राइमरी रूप से जानकारी ली। नील्स बोर मॉडल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। कोष तक की खोज करता नील्स बोर, फिर कोष में उपकोष खोजे गए, कक्षक खोजे गए, फिर उनमें इलेक्ट्रॉन का वितरण बताया गया। ये सारा डिस्कशन आगे करेंगे अपन। जो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल जो बन रहे हैं, यानी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल और कोणीय संवेग, उन दोनों से कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो आज अपन ने परमाणु संरचना के मॉडल जो दिए गए थे उनका प्राइमरी रूप से परिचय देखा सबका। थॉमसन मॉडल ने पहले परमाणु में इलेक्ट्रॉन को खोजा था, ऋणावेशित कण को। रदरफोर्ड ने परमाणु में धनावेश बताते हुए उसमें ये बताया कि नाभिक में धनावेश पाया जाता है। नील्स बोर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर क्यों नहीं रहे, उनकी ऊर्जा में परिवर्तन को समझाया। इसी को अपन आगे बढ़ाएंगे कल।